तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 निकाल लेते हैं कि अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन। साझेदारी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो उन सबके द्वारा सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए स्थापित होता है। इन सभी चीज़ को पढ़ेंगे। साझेदारी से लेख, साझेदार की पूंजी खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, स्थायी पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, लाभ की गारंटी। तो सबसे पहले साझेदार क्या होता है इसके समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि को आपस में बांटते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। अर्थात यही कहा गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को चलाते हैं जिसे सरकार की मान्यता प्राप्त हुई हो और उस पर पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाने पर जो लाभ या हानि होता है उसे आपस में बांटना ही साझेदारी कहलाता है। साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध मतलब समझौता है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। अगर उनमें सभी में समझौता हो तो उसमें से किसी एक व्यक्ति भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। तो ये हो गया साझेदारी की परिभाषा। अब आ जाता है साझेदार की विशेषता। साझेदार की विशेषता। अनुबंध या समझौता। पहला, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, परंतु लिखित समझौता ही साझेदारों के हित में होता है। दूसरा, साझेदारों की संख्या। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में मौन है, अर्थात असीमित है, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी, 100 से अधिक नहीं होगी। परंतु कंपनी अधिनियम 2014 के अंतर्गत 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक कर दी गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 है। अर्थात आप शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं कि साझेदार की संख्या आगे में लिखेंगे। साझेदार में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। लेकिन बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी में उनकी संख्या 10 होती है। और तीसरा, व्यवसाय। साझेदार के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक है। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं होगी। अर्थात जब तक व्यवसाय नहीं होगा तब तक साझेदारी करना किसी काम का नहीं है। अर्थात साझेदारी होने के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। चौथा, लाभ विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होता है। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं माने जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। अर्थात लाभ का विभाजन करना ही उनका बांटना ही साझेदारी है।
लेकिन उनका उद्देश्य लाभ अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और उसे आपस में वितरित करना होता है। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से अर्थात बिना पैसे की दृष्टि से कोई भी कार्य किया जाए तो फिर साझेदारी नहीं माने जाएगी। अतः साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पांचवा, प्रत्येक साझेदार का एजेंट। प्रत्येक साझेदार अपने कार्य में फर्म को बद्ध कर सकता है। साझेदार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य फर्म द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है, अर्थात प्रत्येक साझेदार फर्म का मालिक होता है। तो फर्म का एजेंट होना। छठवां, असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब देखते हैं असीमित दायित्व क्या होता है। सर, असीमित दायित्व साधारण साझेदारी में साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान करने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात असीमित दायित्व वह होती है जिनमें उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर उनके दायित्व का भुगतान किया जाता है। और सीमित दायित्व वाले साझेदारी उस साझेदारी को कहा जाता है जिसमें साझेदार के व्यक्तिगत संपत्तियों का बेचकर दायित्व का भुगतान नहीं किया जाता, इसे सीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब व्यापार का संचालन। फर्म का व्यवसाय सभी साझेदार द्वारा या उनकी ओर से कितने ही साझेदार द्वारा संचालित किया जा सकता है। अगर उनमें समझौता होगा तो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। आठवां, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। सामान्यतः प्रत्येक साझेदार निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है। व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता योग्यता के कारण साझेदार बनाया जा सकता है। अर्थात यदि कोई साझेदार की योग्यता अच्छी है और वह कार्य अच्छा कर सकता है तो उसे पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे ऐसे ही फर्म में साझेदार बना दिया जाता है। नौवां हो गया सदस्यता की पात्रता। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, कोई संस्था, संघ या व्यक्तियों का समुदाय नहीं बन सकता। अर्थात साझेदारी में केवल व्यक्ति ही प्रवेश ले सकता है, कोई संस्था या संघ या व्यक्तियों का समुदाय साझेदार नहीं बन सकता। फर्म का नाम। जो व्यक्ति साझेदार में शामिल होते हैं उसे साझेदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। अब वो आ गया साझेदार के अधिकार, अर्थात उन्हें व्यवसाय में क्या क्या अधिकार है इसको पढ़ें। तो पहला, संचालन में भाग। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। अर्थात संचालन, व्यवसाय का संचालन करने का सभी साझेदार को अधिकार होता है। दूसरा, निरीक्षण का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार होता है। अर्थात उनमें जितनी भी लेखा पुस्तकें होती हैं उन सभी पुस्तकों को सभी साझेदार को देखने का, निरीक्षण करने का अधिकार होता है। तीसरा, सलाह देने का अधिकार। फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है। अर्थात कोई कार्य किस दिशा से किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसमें प्रत्येक साझेदार व्यवसाय में सलाह दे सकता है। लाभ में हिस्सा। प्रत्येक साझेदार को फर्म में लाभ पाने का अधिकार होता है। अर्थात फर्म में जितना लाभ होता है उसे प्रत्येक साझेदार में
अगर उनमें अनुपात तय किया गया हो तो उसी अनुपात में बांटा जाता है, अर्थात प्रत्येक साझेदार को लाभ पाने का अधिकार होता है। संयुक्त स्वामित्व, प्रत्येक साझेदार को फर्म की संपत्तियों में संयुक्त स्वामित्व होता है। ऋण पर ब्याज, इसको याद कर लेना। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋण पर वार्षिक 6% वार्षिक की दर से, ये 60 नहीं है 6%, 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। अर्थात यदि कोई साझेदार फर्म में पूंजी लाता है और अधिक पैसा लाकर फर्म को ऋण के रूप में देता है तो ऐसे साझेदार को उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। छठवां, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदार की सहमति या साझेदार संलेख के प्रावधान के अनुसार अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। अर्थात समय समय पर साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। आपात स्थिति में, आपातकाल में प्रत्येक साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार होता है। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक, साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार होता है। अब हो गया साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त। साझेदारी संलेख के अनुसार फर्म बनाई जाती है एवं संलेख एवं एक ठहराव अनुबंध है। जिस व्यक्ति में अनुबंध की क्षमता या योग्यता होती है वह फर्म का साझेदार बन सकता है। अब इनकी योग्यता होती है मतलब साझेदार 18 वर्ष से अधिक का हो, अर्थात वह वयस्क हो, और दूसरा वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और तीसरा वह व्यक्ति जिसे राज्य नियम के अंतर्गत अनुबंध ठहराव करने के लिए आयोग घोषित नहीं किया गया हो, और वह एक और लिख सकते हैं वह भारतीय नागरिक हो। बस 4 ये 3 नंबर के लिए आता है, पढ़। तो आगे के वीडियो को बाद में बनाएं।